सर, आपने अपने ऑफिस में रिकॉर्ड तलब कर लिया होता सर। मैनेजर ने खुशामदाना लहजे में कहा, लेकिन सर अब्दुल रहमान ने उसकी बात का जवाब न दिया। चंद लम्हों बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक नौजवान एक बड़ा सा रजिस्टर उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने खामोशी से रजिस्टर मैनेजर के सामने रख दिया। मैनेजर ने उसे वहीं रुकने का इशारा किया और फिर रजिस्टर खोल दिया और फिर चंद सफ़े पलटने के बाद उसकी नजरें एक सफ़े पर जम गई। कोठी नंबर 18 ए ब्लॉक का कार्ड ले आओ, मैनेजर ने उस नौजवान से कहा। यस सर, नौजवान ने कहा और वापस मुड़ गया। मैनेजर ने उठकर रजिस्टर उठाया और उसे उठाकर सर अब्दुल रहमान के सामने रख दिया। ये सर, देख ले सर, मैनेजर ने एक खाने पर उंगली रखते हुए कहा और सर अब्दुल रहमान की नजरें उस खाने पर जम गई। उनके सोते हुए आसा मजीद खींच गए थे। पास बैठे हुए सुपर फैयाज की नजरें भी उस खाने पर जमी हुई थी और फिर उसके चेहरे पर इंतहा हैरत के तासुरात उभर आए थे, क्योंकि खाने में अली इमरान वल सर अब्दुल रहमान का नाम बतौर किराएदार लिखा हुआ था और साथ ही उसका मुस्तकिल पता 200 किंग रोड भी दर्ज था। उस लम्हे नौजवान कार्ड लेकर आ गया। ये देखे सर, ये कार्ड, इस पर किराए की वसूली के इंद्राजात मौजूद हैं। मैनेजर ने कार्ड लेकर सर अब्दुल रहमान के सामने रखते हुए कहा, इसका मतलब है कि गुज़िश्ता 3 सालों से ये कोठी किराए पर चढ़ी हुई है। सर अब्दुल रहमान ने कहा। यस सर, मैनेजर ने कहा। क्या तुम इस किराएदार को जाती तौर पर जानते हो? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। नो सर, मुझे तो इस फर्म में आए हुए 2 साल हुए हैं और किराया भी चेक की सूरत में आता है, मैनेजर ने जवाब देते हुए कहा। ठीक है, शुक्रिया, सर अब्दुल रहमान ने कहा और उठ खड़े हुए। उनके उठते ही सुपर फैयाज भी उठ खड़ा हुआ और मैनेजर भी। सर अब्दुल रहमान दरवाजे की तरफ मुड़ गए। सुपर फैयाज उनके पीछे था, लेकिन उसके चेहरे पर हैरत थी, क्योंकि ये उसके लिए यकसर नई बात थी कि ये कोठी इमरान ने किराए पर ली हुई है। लेकिन वो इसलिए खामोश हो गया था कि इमरान बहरहाल किसी भी मकसद के लिए कोठी किराए पर ले सकता है। इसमें कोई बुरी बात ना थी, उसे सिर्फ हैरत इस बात पर थी कि इमरान ने कभी उससे इस कोठी के बारे में कोई जिक्र न किया था। उसके साथ साथ वो ये भी सोच रहा था कि सर अब्दुल रहमान क्यों उसकी चेकिंग खुद जाकर कर रहे हैं, और इस बात से उसके दिल में खटक सी हो रही थी कि उसके पस मंजर में कोई खास बात बहरहाल मौजूद है। लेकिन वो खामोश था, क्योंकि सर अब्दुल रहमान की नफ्सियात से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे मालूम था कि अगर उसने कोई सवाल कर दिया तो फिर सर अब्दुल रहमान उसे बुरी तरह झाड़ देंगे, इसलिए वो खामोश था। रोशन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 ए ब्लॉक चलो, सर अब्दुल रहमान ने जीप में बैठते हुए कहा। सुपर फैयाज खामोशी से ऊपरी सीट पर बैठ गया था। यस सर, ड्राइवर ने कहा और जीप आगे बढ़ा दी। दूसरी जीप भी उनके पीछे थी। थोड़ी देर बाद दोनों जीपें रोशन कॉलोनी में दाखिल हुई और फिर ड्राइवर ने जीप एक औसत दर्जे की कोठी के गेट के सामने रोक दी। सुतून पर कोठी नंबर 18 ए ब्लॉक दर्ज था। सर अब्दुल रहमान खामोशी से नीचे उतरे तो सुपर फैयाज भी तेजी से नीचे उतर आया। उगबी जीप में मौजूद अफराद भी नीचे उतर आए थे, लेकिन वो खामोशी से जीप के साथ खड़े थे। कॉल बेल दो, सर अब्दुल रहमान ने सुपर फैयाज से कहा, तो सुपर फैयाज ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद कोठी का छोटा पाटा खुला और एक नौजवान बाहर आ गया। वो बाहर मौजूद जीप पे सर अब्दुल रहमान और सुपर फैयाज को देखकर चौंक पड़ा था। यस सर, उसने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। कोठी में तुम्हारे अलावा और कौन मौजूद है? सर अब्दुल रहमान ने खुश्क लहजे में पूछा। मैं अकेला हूँ सर, नौजवान ने मुअद्दबाना लहजे में जवाब दिया। अंदर चलो, सर अब्दुल रहमान ने कहा और तेजी से आगे बढ़े और फिर छोटे फाटक से अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे वो नौजवान और उस नौजवान के पीछे सुपर फैयाज भी अंदर दाखिल हो गया। कोठी का पोर्च खाली था। क्या नाम है तुम्हारा? सर अब्दुल रहमान ने बरामदे में पहुंचकर रुकते हुए नौजवान से मुखातिब होकर पूछा। मेरा नाम कासिम है जनाब, मगर आप, मेरा मतलब है कि, नौजवान ने सहमे और कदरे बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम यहाँ मुलाजिम हो? सर अब्दुल रहमान ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। यस सर, मैं मुलाजिम हूँ, कासिम ने जवाब दिया। किसके मुलाजिम हो? सर अब्दुल रहमान का लहजा सर्द हो गया था। सुपर फैयाज खामोश खड़ा था। अली इमरान साहब का, कासिम ने जवाब दिया। कब से यहाँ हो? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। जी 3 साल हुए हैं, कासिम ने जवाब दिया। क्या वो यहाँ आता रहता है? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। जी हाँ, अक्सर आते रहते हैं, कासिम ने जवाब दिया। उनका हुलिया क्या है? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। हुलिया मगर सर, कासिम ने हैरत भरे लहजे में कहा। जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दो, समझे? सर अब्दुल रहमान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, तो कासिम ने जल्दी से हुलिया बताना शुरू कर दिया। सर अब्दुल रहमान के चेहरे के आसाब मजीद खिंच गए, क्योंकि हुलिया इमरान का ही था। यहाँ क्या होता है? कौन कौन लोग यहाँ आते हैं? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। जी साहब, वीडियो कैसेट्स का कारोबार करते हैं, यहाँ उनका स्टॉक होता है। जब कोई ग्राहक आता है तो साहब भी आते हैं और कारोबार करते हैं, कासिम ने जवाब दिया।
तो सुपर फैयाज बेख्तियार उछल पड़ा। किस किस्म के वीडियो कैसेट्स? सर अब्दुल रहमान ने और ज्यादा खुश्क लहजे में कहा। जी मुझे तो मालूम नहीं, मैं तो मुलाजिम हूँ जनाब, सिर्फ चौकीदार हूँ, कासिम ने जवाब दिया। कहाँ है वो वीडियो कैसेट्स? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। जी एक बड़े कमरे में है, उस पर ताला लगा हुआ है, साहब खुद ही आकर खोलते हैं, कासिम ने जवाब दिया। चलो दिखाओ वो कमरा मुझे, सर अब्दुल रहमान ने कहा। मगर साहब आप, कासिम ने हिचकिचाते हुए कहा। हमारा ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, समझे, चलो दिखाओ कमरा, सर अब्दुल रहमान ने और ज्यादा खुश्क लहजे में कहा। ओ यस सर, यस सर। कासिम इंटेलिजेंस का सुनकर बौखला गया और फिर वो उन्हें राहदारी के आखिर में वाक़ एक दरवाजे पर ले गया। उस दरवाजे पर वाकई ताला लगा हुआ था। इसे तोड़ दो सुपर फैयाज, सर अब्दुल रहमान ने कहा। तो सुपर फैयाज ने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकाला और उसकी नाल ताले पर रखकर उसने ट्रिगर दबा दिया। धमाके के साथ ही ताले के पुरकच्चे उड़ गए। तो सुपर फैयाज ने रिवॉल्वर वापस होल्स्टर में रखा और फिर कुंडा हटाकर उसने दरवाजा खोल दिया। सर अब्दुल रहमान अंदर दाखिल हो गए। वो कमरा ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। एक तरफ एक कद आदम अलमारी थी जिसका लॉक बंद था। एक कोने में टीवी ट्रॉली पर रखा हुआ था और उसके नीचे ट्रॉली में वीसीआर भी मौजूद था। इस अलमारी को खोलो, सर अब्दुल रहमान ने कहा। तो सुपर फैयाज ने उस ताले पर भी फायर कर दिया। उसके साथ ही उसने अलमारी के पट खोले तो अलमारी के 4 खाने थे जो वीडियो कैसेट से भरे हुए थे। इनमें से एक कैसेट निकालो और फिर वीसीआर पर लगाकर टीवी ऑन कर दो, सर अब्दुल रहमान ने कहा। तो सुपर फैयाज ने खामोशी से एक वीडियो कैसेट उठाई, उसने केस में से निकाला और आगे बढ़कर उसने उसे वीसीआर पर लगा दिया। तुम बाहर जाओ, सर अब्दुल रहमान ने कासिम से मुखातिब होकर कहा, जो अंदर आकर खामोश खड़ा हुआ था। और कासिम खामोशी से बाहर निकल गया। चलाओ इसे, सर अब्दुल रहमान ने कहा। तो सुपर फैयाज ने वीसीआर और टीवी ऑन कर दिया। चिल्ला में स्क्रीन पर आड़ी तिरछी लकीरें दौड़ती नजर आई। फिर यकलक एक धमाके से एक सीन उभर आया। बंद करो, इसे बंद करो, सर अब्दुल रहमान ने यकलक चीखते हुए कहा और उसके साथ ही वो तेजी से दरवाजे की तरफ मुड़ गए थे। सुपर फैयाज ने बौखलाए हुए अंदाज में वीसीआर ऑफ कर दिया। उसके चेहरे के आसाब हैरत की शिद्दत से पड़ने के करीब हो रहे थे। बंद कर दिया है, सर अब्दुल रहमान ने कहा। यस सर, सुपर फैयाज ने मुड़ते हुए कहा। हूँ, इसका मतलब है कि अब मुझे इमरान को अपने हाथों से गोली मारकर खुदकुशी करना होगी। अब ये जरूरी है, सर अब्दुल रहमान ने कहा और उसके साथ ही वो इंतहाई ढीले कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गए। उनके तने हुए कांधे यकलक झुक गए थे और उनके चेहरे की हालत ऐसी हो गई थी जैसे वो यकलक अपनी उम्र से 50 साल ज्यादा बूढ़े हो गए हों। मैं सोच भी न सकता था कि इमरान इस हद तक भी गुजर सकता है। इसका मतलब है कि वो नहीं, मैं बेगैरत हूँ, मैं उसका बाप बेगैरत हूँ। सर अब्दुल रहमान लाशौरी अंदाज में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़े चले जा रहे थे। सर, ये साजिश है सर, ये सब झूठ है, इमरान ऐसा नहीं कर सकता, सुपर फैयाज ने आखिरकार कह दिया। उसे भी यूं महसूस हुआ था जैसे ये अल्फाज उसके मुंह से खुद ब खुद निकल रहे हो। तुम कह रहे हो, तुम भी उसके दोस्त हो, उस बेगैरत के दोस्त। तुम इसे साजिश कह रहे हो। तुमने खुद किराए का कार्ड देखा है। 3 साल से ये मकरू धंधा हो रहा है। तुमने कासिम के मुंह से हुलिया भी सुन लिया। तुमने खुद उस अलमारी में पड़े हुए कैसेट भी देख लिए। अब बोलो, ये साजिश है क्या? ये साजिश 3 सालों से तैयार हो रही है। तुम भी उसके दोस्त हो, तुम भी उसके साथी हो, सर अब्दुल रहमान ने यकलक गुस्से की शिद्दत से कांपते हुए लहजे में कहा। लेकिन न जाने क्या बात थी कि ये सब कुछ हो जाने के बावजूद उनका दिल कह रहा था कि ये साजिश है, इमरान ऐसा नहीं हो सकता। जनाब, ये वाकई साजिश है, इमरान ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन ये बात किसी सूरत भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इमरान ऐसा हो सकता है। नहीं जनाब, ये सब गलत है, ये सब साजिश है, सुपर फैयाज ने ऐसे लहजे में कहा कि सर अब्दुल रहमान चौंक कर उसे देखने लगे। फैयाज ने पहले कभी इस अंदाज में उन्हें जवाब न दिया था। तो तुम इसे साजिश कह रहे हो, साबित करो। ये कैसे साजिश है? सर अब्दुल रहमान ने इस बार कदरे नरम लहजे में कहा। उनका अंदाज ऐसा था जिससे वो भी दिल से चाह रहे हो कि सुपर फैयाज की बात सही साबित हो। जनाब, आप क्या पीना पसंद करेंगे? अचानक उसी लम्हे कासिम ने एक कमरे से निकलते हुए कहा, इधर आओ। सुपर फैयाज ने उससे मुखातिब होकर कहा। उसके जहन में अचानक एक बात आई थी। यस सर, कासिम ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। आखिरी बार तुम्हारा साहब कब यहाँ आया था? सुपर फैयाज ने पूछा। जी आज सुबह साहब आए थे, उनके साथ 2 आदमी थे, फिर वो 20-25 वीडियो कैसेट्स लेकर चले गए, फिर साहब भी चले गए, कासिम ने जवाब दिया। किस चीज पर आए थे? सुपर फैयाज ने तकरीबन लाशौरी लहजे में कहा। सर अब्दुल रहमान होठ पीछे खामोश खड़े थे। कार पर जनाब, कासिम ने जवाब दिया। किस रंग की और किस मॉडल की कार पर? सुपर फैयाज ने पूछा। सिया रंग की कार थी, बड़ी सी, मॉडल का मुझे इल्म नहीं है जनाब, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ जनाब,
कासिम ने जवाब देते हुए कहा, देखा सर आपने, इमरान के पास तो स्पोर्ट्स कार है, फिर वो भी सुर्ख रंग की। सुपर फैयाज ने ऐसे लहजे में सर अब्दुल रहमान से मुखातिब होकर कहा जैसे उसने साजिश का सारा तारोपोत बिखेर दिया हो। नॉनसेंस, क्या ये जरूरी है कि वो अपनी कार में ही आए? वो किसी दूसरी कार में भी आ सकता है, सर अब्दुल रहमान ने कहा, लेकिन उसके साथ ही वो बेख्तियार चौंक पड़े। ओ, आओ बाहर आओ, सर अब्दुल रहमान ने यकलक तेज लहजे में कहा। उनका अंदाज ऐसा था जैसे अचानक उनके जिस्म में बरकी रौ दौड़ पड़ गई हो और फिर वो तेज तेज कदम उठाते बैरूनी बरामदे की तरफ बढ़ गए। सुपर फैयाज और कासिम उनके पीछे चल रहे थे। ये वाकई साजिश है, बाहर मौजूद इंस्पेक्टरों और सिपाहियों को बुलाओ, सर अब्दुल रहमान ने बरामदे में रुककर इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा तो सुपर फैयाज सर हिलाता हुआ तेजी से फाटक की तरफ बढ़ गया। सर अब्दुल रहमान मुड़कर अब गौर से कासिम को देखने लगे। कासिम ने बेख्तियार नजरें झुका ली। तो ये बात है, सर अब्दुल रहमान ने बनकारते हुए लहजे में कहा, लेकिन मजीद उन्होंने कुछ न कहा था। चंद लम्हों बाद सुपर फैयाज इंस्पेक्टर और मुसल्लह सिपाहियों के साथ वापस बरामदे में पहुंच गया। तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा साहब सुबह कार पर आया था? सर अब्दुल रहमान ने कासिम से मुखातिब होकर कहा। जी हाँ, साहब आए थे, कासिम ने जवाब दिया। क्या उन्होंने कार कोठी के बाहर रोक दी थी या अंदर ले आए थे? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। अंदर ले आए थे जी, मैंने खुद फाटक खोला था जनाब, कासिम ने जवाब दिया। अब पोर्च की तरफ देखो, इसके फर्श पर मौजूद गर्द देखो और बताओ कि अगर कार यहाँ आती तो उस कार के पहियों के निशानात मौजूद न होते। बोलो, सर अब्दुल रहमान ने पनकारते हुए लहजे में कहा। वो निशानात, मैं कासिम बुरी तरह गड़बड़ा सा गया था। सुपर फैयाज भी बेख्तियार उछल पड़ा था। इंस्पेक्टर बशीर, सर अब्दुल रहमान ने एक इंस्पेक्टर से मुखातिब होकर कहा। यस सर, इंस्पेक्टर बशीर ने तनकर जवाब दिया। रिवॉल्वर निकालो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, इसने 3 कहने तक असल बात न बताई तो इसे गोली मार देना, सर अब्दुल रहमान ने कासिम की तरफ इशारा करते हुए कहा। यस सर, इंस्पेक्टर बशीर ने कहा और उसके साथ ही उसने होल्स्टर से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में पकड़ लिया। कासिम का चेहरा यकलक जर्द पड़ गया था और जिस्म कांपने लग गया था। जो सच है वो बता दो, वरना, सर अब्दुल रहमान ने पनकारते हुए लहजे में कहा और साथ ही गिनती शुरू कर दी। जनाब, मैं बताता हूँ जनाब, मैं तो गरीब आदमी हूँ जनाब, यकलक कासिम ने दोनों हाथ जोड़कर बुरी तरह कांपते हुए लहजे में कहा। बताओ और सच बोलना, वरना, सर अब्दुल रहमान ने इंतहाई गुस्सैले लहजे में कहा। जनाब, मैं सच बोलूंगा जनाब, मैं तो नेशनल प्रॉपर्टी डीलर का मुलाजिम हूँ जनाब, इस कोठी में चौकीदार हूँ जनाब। आज सुबह मैनेजर साहब चंद लोगों के साथ वैगन में आए, वैगन उन्होंने बाहर ही रोक दी थी, फिर उन सब ने वैगन में से एक बड़ा ब्रीफकेस निकाला जो बहुत भारी था, जबकि बाकी लोगों ने टीवी, वीसीआर और एक ट्रॉली उठाई हुई थी। वो सारा सामान उस कमरे में ले गए, फिर बाहर आए, उन्होंने कमरे को ताला लगाया। उसके बाद मैनेजर साहब ने मुझे बुलाकर 10,000 रुपए दिए और मुझे एक आदमी का हुलिया तफसील से याद करा दिया और मुझे बताया कि जो भी पूछने आए मैंने उसे यही बताना है। अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे 20,000 रुपए मजीद इनाम मिलेगा जनाब। फिर आप आ गए और मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया जनाब जो मैनेजर साहब ने बताया था। मुझे कुछ मालूम नहीं जनाब, मैं तो गरीब आदमी हूँ जनाब, कासिम ने रोते हुए लहजे में कहा। कहाँ है वो 10,000 रुपए? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। अंदर मेरे कमरे की अलमारी में है जनाब, कासिम ने कहा। इंस्पेक्टर बशीर, इसके साथ जाओ और रकम ले आओ, सर अब्दुल रहमान ने कहा। चलो, इंस्पेक्टर बशीर ने आगे बढ़कर कासिम को बाजू से पकड़ते हुए कहा और फिर वो उसे साथ लिए एक कमरे की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक पैकेट मौजूद था जिसमें बड़ी मालियत के नोट थे। ये है जनाब, ये अलमारी में पड़ा हुआ था, इंस्पेक्टर बशीर ने कहा। तो सर अब्दुल रहमान ने पैकेट इंस्पेक्टर बशीर के हाथ से लेकर उसे खोला और उसमें मौजूद नोट निकालकर उन्हें गिना और फिर नोट वापस पैकेट में डालकर उन्होंने उसे इंस्पेक्टर बशीर की तरफ बढ़ा दिया। ये पैकेट इसे दे दो और तुम सिपाहियों को साथ लेकर जाओ और नेशनल प्रॉपर्टी डीलर के मैनेजर को यहाँ ले आओ, जाओ, सर अब्दुल रहमान ने कहा। यस सर, इंस्पेक्टर बशीर ने कहा और पैकेट कासिम के हाथ में देकर उसने सिपाहियों को साथ आने का इशारा किया और तेजी से वापस मुड़ गया। तुम्हें क्यों इस कदर यकीन था कि इमरान ऐसा नहीं कर सकता? सर अब्दुल रहमान ने सुपर फैयाज से मुखातिब होकर कहा। गो उनका लहजा सख्त था लेकिन उनका चेहरा बता रहा था कि उनके दिल में मसरत की लहरें सी दौड़ रही है। सर, मैं इमरान को जानता हूँ सर, उसके किरदार में कोई झोल नहीं है सर, इसलिए मुझे यकीन था कि ये साजिश है, सुपर फैयाज ने जवाब दिया। तुमने दुरुस्त कहा है, वो वाकई ऐसा नहीं हो सकता। तुमने कार वाली बात उससे पूछकर अच्छा किया है, वरना न जाने क्या हो जाता, सर अब्दुल रहमान ने कहा। सर, आपने भी तो जहानत की इंतहा कर दी है, सुपर फैयाज ने खुशामदाना लहजे में कहा। नॉनसेंस, इसमें क्या जहानत है, ये तो आम सी बात है, लेकिन ये साजिश क्यों की गई है, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है और क्यों, वजह क्या होगी? सर अब्दुल रहमान ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो खुद कलामी कर रहे हो। आपको किसने इत्तला दी है इस बारे में सर?
सुपर फैयाज ने कहा तो सर अब्दुल रहमान बेख्तियार चौंक पड़े। इत्तला नहीं, नवाब अकबर और उसके दोस्त ऐसे नहीं हो सकते। वो इंतहाई मोअज़्ज़िज़ आदमी है और फिर उन्हें इमरान के खिलाफ साजिश से क्या फायदा हो सकता है? कोई और गहरी साजिश है। यहाँ फोन है कासिम। सर अब्दुल रहमान ने लाशऊरी अंदाज में बात करते करते मुड़कर कासिम से कहा, जो सर झुकाए और हाथ में रकम का पैकेट लिए खामोश खड़ा हुआ था। जी साहब, मेरे कमरे में है। कासिम ने जवाब दिया तो सर अब्दुल रहमान उस कमरे की तरफ चल पड़े। तुम यही रहो। सर अब्दुल रहमान ने सुपर फैयाज, कासिम और एक इंस्पेक्टर से कहा जो वहाँ मौजूद थे, और खुद वो तेज तेज कदम उठाते कमरे में पहुंच गए। वहाँ वाकई फोन मौजूद था। उन्होंने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सुलेमान की आवाज सुनाई दी। अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ, इमरान अभी नहीं आया वापस। सर अब्दुल रहमान ने कहा, बड़े साहब आप सलाम। छोटे साहब अभी नहीं आए साहब। सुलेमान का लहजा यकलक मुअद्दबाना हो गया था। क्या तुम्हें मालूम है कि वो इस वक्त कहाँ होगा? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। बड़े साहब मुझे तो मालूम नहीं है, सुलेमान ने जवाब दिया। वो जैसे ही वापस आए उससे कहना कि वो मेरे पास फौरन पहुंचे, फौरन। सर अब्दुल रहमान ने कहा और उसके साथ ही उन्होंने रिसीवर रख दिया और वापस मुड़ गए। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर बशीर मैनेजर को साथ लिए कोठी में दाखिल हुआ। मैनेजर के चेहरे पर इत्मीनान नुमाया था। यस सर, हुक्म सर। मैनेजर ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा, ये रकम तुमने कासिम को दी थी? सर अब्दुल रहमान ने कासिम के हाथ में पकड़े हुए पैकेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, रकम? कौन सी रकम? नहीं। जी हाँ साहब। इसने कहा था कि इसकी माँ बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है और उसे 10,000 रुपए एडवांस दिए जाए। मैंने दे दिए जनाब। मैनेजर ने गड़बड़ाए हुए लहजे में जवाब देते हुए कहा, इसका मतलब है कि ये तुम्हारा मुलाजिम है, क्यों? सर अब्दुल रहमान के लहजे में बेपनाह करकदगी थी। जी हाँ। मैनेजर ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा, इंस्पेक्टर बशीर। सर अब्दुल रहमान ने इंस्पेक्टर बशीर से मुखातिब होकर कहा, यस सर। इंस्पेक्टर बशीर ने तनकर जवाब दिया, रिवॉल्वर निकालो और जब मैं कहूँ इस मैनेजर की खोपड़ी उड़ा देना। सर अब्दुल रहमान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा, यस सर। इंस्पेक्टर बशीर ने कहा और होल्स्टर से रिवॉल्वर खींचकर उसका रुख मैनेजर की तरफ कर दिया। जनाब, क्या मतलब? जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? मैनेजर की हालत यकलक गैर सी हो गई। मैं 3 तक गिनूंगा, समझे? अगर तुमने इस दौरान असल बात ना उगल दी कि तुमने ये साजिश क्यों की और किसके कहने पर की है, तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। उसके बाद साजिश का पता इंटेलिजेंस खुद ही चला लेगी। कासिम हमें सब कुछ पहले बता चुका है। मैं 3 तक गिनूंगा। सर अब्दुल रहमान ने इंतहाई खुश्क लहजे में कहा और उसके साथ ही उन्होंने गिनती शुरू कर दी। जनाब, मैं बताता हूँ जनाब, बताता हूँ। मुझे मत मारे जनाब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैनेजर ने बुरी तरह कांपते हुए कहा, बताओ वरना। सर अब्दुल रहमान ने दुरुस्त लहजे में कहा, जनाब मैंने ये सब कुछ अपने मालिक सेठ अकमल के कहने पर किया है। उन्होंने मुझे अपनी कोठी पर बुलाया था और मुझे हुक्म दिया था कि मैं ये सब कुछ करूं, वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैनेजर ने रोते हुए लहजे में कहा, कौन सेठ अकमल? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। अकमल कमर्शियल प्लाजा के मालिक जनाब। ये प्रॉपर्टी डीलिंग की फर्म भी उनकी है जनाब। पहले वो प्रॉपर्टी डीलर का ही काम करते थे, फिर उन्होंने कमर्शियल प्लाजा बना लिया है जनाब। मैनेजर ने कहा, ये फिल्में कहाँ से हासिल की गई हैं? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। ये सेठ अकमल के आदमी ही लेकर आए थे जनाब। मैनेजर ने कहा, क्या तुमने ये फिल्में देखी हैं? सर अब्दुल रहमान ने पूछा। नहीं जनाब, मैंने तो उनके हुक्म के मुताबिक इन्हें अलमारी में रखा था जनाब। मैनेजर ने कहा। इंस्पेक्टर बशीर। सर अब्दुल रहमान ने इंस्पेक्टर बशीर से मुखातिब होकर कहा, यस सर। इंस्पेक्टर बशीर ने जवाब दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में ही था। इस कासिम और मैनेजर दोनों को हेडक्वार्टर ले जाओ और इस कोठी को सील कर दो और यहाँ 2 सिपाही छोड़ दो ताकि वो उसकी हिफाजत करे। सर अब्दुल रहमान ने कहा, यस सर। इंस्पेक्टर बशीर ने कहा, सुपर फैयाज। सर अब्दुल रहमान ने कहा, यस सर। सुपर फैयाज ने भी मुस्तैद होकर जवाब दिया, तुम मुझे हेडक्वार्टर ड्रॉप करके आदमी लेकर जाओ और इस सेठ अकमल को जहाँ भी वो हो गिरफ्तार करके ले आओ। सर अब्दुल रहमान ने कहा, यस सर। सुपर फैयाज ने कहा तो सर अब्दुल रहमान बरामदे से उतरकर बैरूनी फाटक की तरफ बढ़ते चले गए। इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। वो इस वक्त सेठ बिल्डिंग में मौजूद था। सेठ बरकत को भी काली मैम की कोठी से अगवा करके यहाँ लाया गया था और फिर उसने भी यही बताया था कि ये सारा कारोबार असल में नवाब अकबर आसिफ का है। असल मालिक वही है, लेकिन इमरान जानता था कि सिर्फ किंग और सेठ बरकत के बयानों से वो नवाब अकबर आसिफ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जब तक कोई ऐसा वाज़ेह सबूत न मिल जाए जिसको अदालत में बगैर किसी शक व शुबा के तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन कोई सबूत सामने न था, इसलिए उसने आखिरकार यही फैसला किया कि फिलहाल वो सुपर फैयाज को कॉल करके इस सेठ बिल्डिंग में मौजूद तमाम फिल्में उसके हवाले करे और उसके साथ ही किंग और सेठ बरकत को भी। उसके बाद फिर वो नवाब के खिलाफ सबूत हासिल करने के बारे में सोचेगा। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टरेट। रात कायम होते ही एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ।
सुपर फैयाज से बात कराओ। इमरान ने कहा, जनाब सुपरिंटेंडेंट साहब अभी अभी डायरेक्टर जनरल साहब के साथ किसी रेड पर गए हैं। दूसरी तरफ से कहा गया, कब तक उनकी वापसी होगी? इमरान ने पूछा। कुछ नहीं कहा जा सकता जनाब, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। इमरान साहब आप इन दोनों को सुपर फैयाज के हवाले करना चाहते हैं? सिद्दीकी ने कहा, हाँ, ताकि इनके बयानात की बिना पर असल आदमी पर हाथ डाला जा सके। इमरान ने कहा, हालांकि आप भी जानते हैं कि आपके डैडी सिर्फ उनके बयानात की बिना पर ऐसा नहीं करेंगे। सिद्दीकी ने जवाब दिया, फिर भी कोशिश तो की जा सकती है। इमरान ने कहा, इमरान साहब सॉरी, ये 4 स्टार्स का केस है, इसलिए इसका फैसला हमने करना है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं। सिद्दीकी ने कहा, क्या मतलब, तुम क्या कहना चाहते हो? इमरान ने चौंक कर कहा, मैं इन दोनों को किसी सूरत में जिंदा इंटेलिजेंस या पुलिस के हवाले नहीं कर सकता। ये इंसान नहीं है, ये माशरे के वो नासूर है जिन्होंने इस कदर खौफनाक फहाशी को पूरे मुल्क में फैलाया है, और न जाने कितनी शरीफ लड़कियों की इज्जतें इन्होंने पामाल की है और कितने खानदान तबाह किए हैं। ये दोनों बहरहाल दौलतमंद है, इसलिए पुलिस या इंटेलिजेंस के हवाले इन्हें किया गया तो ये दौलत के बलबूते पर रिहा हो जाएंगे, या ज्यादा से ज्यादा इन्हें चंद सालों की सजा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा, इन्हें मरना पड़ेगा। गो मौत इनके जराइम के पेश नजर कोई सजा नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं इन्हें 1 करोड़ बार जिंदा करता और 1 करोड़ बार इनके जिस्मों के आरे से टुकड़े करता, लेकिन मजबूरी है। सिद्दीकी ने कहा, और उसके साथ ही वो तेजी से मुड़ा और कमरे की तरफ बढ़ गया जिधर किंग और सेठ बरकत दोनों जंजीरों में जकड़े हुए मौजूद थे। हाँ, ये वाकई इनकी कम से कम सजा है। ठीक है, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, इमरान साहब इस कदर नंग इंसानियत जुर्म का तस्वुर भी इंसान नहीं कर सकता। न जाने ये किस मिट्टी के बने हुए हैं। चंद सिक्कों के एवज ये लोग कमीनगी और जलालत की इस हद तक पहुंच जाते हैं। चौहान ने कहा, सिद्दीकी ठीक कह रहा है, ये वाकई इंसान नहीं है, ऐसे लोग इंसान नहीं हो सकते। इमरान ने कहा। चंद लम्हों बाद सिद्दीकी वापस आ गया। मैंने उन्हें गोली मार दी है, अब आप बेशक ये सारा सेटअप इंटेलिजेंस के हवाले कर दे, और अब मैं इस नवाब अकबर आसिफ और उसके अफराद को भी इबरतनाक मौत मारूंगा। सिद्दीकी ने कहा, नहीं, असल सरगनों को अगर हमने खामोशी से हलाक कर दिया तो वो मजलूम भी बन जाएंगे और उनके ये सियाह कारनामे भी छुपे रहेंगे। पहले अवाम को मालूम होना चाहिए कि उनका असल रुख क्या है, फिर तुम देखना कि अवाम खुद ही उनकी टिक्का बोटी कर देंगे। और इसके अलावा ऐसे दूसरे शरफा को भी सबक मिल जाएगा जो बज़ाहिर तो समाजी हैसियत के लिहाज से शुबा में शामिल है, लेकिन दरपर्दा वो इंतहाई खौफनाक जराइम में मुलविस हैं। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, लेकिन उनके खिलाफ आप सबूत कहाँ से लाएंगे? सिद्दीकी ने कहा, मैंने अपने तौर पर तो बेहद कोशिश की है, लेकिन अभी तक कोई सबूत हाथ नहीं आया, लेकिन मुझे यकीन है कि कुदरत इनके मुहासिफे के लिए खुद ब खुद रास्ता बना देगी। इमरान ने कहा, आपका मतलब है कि हम अब खामोश हो जाए? क्यों ना उन्हें अगवा करके उनसे इकरार जुर्म करा लिया जाए? सिद्दीकी ने कहा, मैं फिलहाल की बात कर रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें माफ कर दिया जाए। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जैसे आप कहें। सिद्दीकी ने कहा, शुक्र है मेरी कोई बात तो चीफ ऑफ 4 स्टार्स की समझ में आई। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सिद्दीकी और दूसरे साथी बेख्तियार हंस पड़े। मजबूरी है इमरान साहब कि हम आपको नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकते। सिद्दीकी ने हंसते हुए कहा, लेकिन सेठ बरकत और उस किंग को गोली मारते हुए तो तुमने मेरी जरा बराबर भी परवाह नहीं की थी। इमरान ने कहा, आप बाज़ औकात ऐसे लोगों पर भी रहम करना शुरू कर देते हैं जो कतन रहम के काबिल नहीं होते। सिद्दीकी ने कहा, और इस बार इमरान भी उसकी बात पर बेख्तियार हंस पड़ा, और फिर इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो। राब्ता कायम होते ही आवाज सुनाई दी, जनाब सुपरिंटेंडेंट फैयाज साहब रेड से वापस आए हैं या नहीं? इमरान ने कहा, नहीं जनाब, अभी उनकी वापसी नहीं हुई। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। तुम ऐसा करो कि यहीं बाहर रुककर इस इमारत की हिफाजत करो, तुम्हारे पास 05 ट्रांसमीटर तो होगा। मैं सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद जाता हूँ, फिर जैसे ही सुपरिंटेंडेंट फैयाज वापस आएगा मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा, क्योंकि मुझे खदशा है कि कहीं ये सारा मवाद यहाँ से शिफ्ट न कर दिया जाए। इमरान ने कहा, और सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। फिर वो सब उन खुफिया तहखानों से ऊपर वाले हिस्से में पहुंचे और वहां से बाहर आ गए।